नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आज हम लोग अध्ययन करेंगे रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 11th का। तो इसमें हम पहला जो हेडिंग के बारे में चर्चा करेंगे वह हेडिंग इस प्रकार से है, रासायनिक संयोग का नियम, जिसे कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आइए देखते हैं। रासायनिक संयोग का नियम निम्न प्रकार होते हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य अविनाशिता का नियम, इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद दूसरा जो है स्थिर अनुपात का नियम, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके बाद चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और लास्ट इसका पांचवा जो है गैलुसेक अर्थात गैलुसाक का नियम। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अर्थात अध्ययन करेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम अथवा द्रव्य अविनाशिता का नियम। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुने और इसे नोट भी करते जाएं। तो चलिए आज समझते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम अथवा कहते हैं द्रव्य अविनाशिता का नियम। तो देखिए, इस नियम को फ्रांस रसायनज्ञ ए लेओइजियर 1774 ईस्वी में सन 1774 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? लेओइजियर, जिसे लेवोसियो भी कहते हैं, जिसे आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता माना जाता है अर्थात जनक माना जाता है। किसे? लेवोसियो का, या पढ़ सकते हैं लेओइजियर। तो इस नियम का प्रतिपादक किसने किया था? लेओइजियर। और कौन से सन में किया था? 1774 ईस्वी में। तो चलिए देखते हैं। अतः इस नियम के अनुसार भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप द्रव्य न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसे द्रव्यमान संरक्षण अथवा द्रव्य अविनाशिता का नियम कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। फिर से आप सुनिए। इसकी जो परिभाषा होती है द्रव्यमान संरक्षण का नियम की जो परिभाषा है इस प्रकार से है, किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप द्रव्य न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसे द्रव्यमान संरक्षण अथवा द्रव्य अविनाशिता का नियम कहते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए जल है, सपोज दैट जल। अब यदि हम जल को गर्म करते हैं, ठीक, यदि हम जल को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद जल किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा? वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात जल एक मैटर है और जल एक द्रव की अवस्था में है, और द्रव की ये द्रव अवस्था से किस अवस्था में परिवर्तित हो गया? गैसीय अवस्था में, यानी वाष्प अवस्था में। तो कह सकते हैं कि ये पदार्थ नष्ट नहीं हुआ, इसका रूप क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। इसका रूप क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। अब इसके रूप में परिवर्तन आ गया, यानी चेंज आ गया। तो कह सकते हैं इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। यदि मान लीजिए यदि कार्बन है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और वह कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है, तो पहले क्या था? कार्बन और ऑक्सीजन। अब ये क्या? इसका रूप बदल गया। कार्बन ऑक्सीजन से मिल करके क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक इसी प्रकार से यदि मान लीजिए यदि कोई लकड़ी है, लकड़ी, यदि हम लकड़ी को क्या करते हैं? जलाते हैं, बर्न करते हैं। ठीक, इसे जलाने पर
लकड़ी को जलाने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राख में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात ये लकड़ी का रूप बदल गया। पहले ये ठोस अवस्था में एक तरह से कहा जा सकता है एक लकड़ी के रूप में था, और जलने के बाद यानी इसे जलाने के बाद ये किस रूप में परिवर्तित हो गया, राख के रूप में एक्सचेंज हो गया। तो ये द्रव्य पदार्थ अथवा द्रव्य संरक्षण का नियम इसे कहते हैं, जिसे कहा जाता है द्रव्य अविनाशिता का नियम। बात समझ में आ गई होगी। जैसे एक बार फिर से आप समझिए, जल है हमारे पास और जल को हमने क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। ठंडा जब जल को करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका रूप चेंज हो गया है, ठीक ना, यानी ये जल नष्ट नहीं हुआ है, इसका रूप एक्सचेंज हो गया, यानी दूसरे रूप में हो गया। यदि बर्फ़ है, यदि हम क्या करें, बर्फ़ को क्या करें, यदि गर्म करें, उसके विपरीत बर्फ़ को क्या करें, गर्म करें, तो ये किस में बदल जाएगा, जल में बदल जाएगा। तो बर्फ़ से इसका रूप चेंज हो गया, जल में आ गया, ठीक। तो ये किस नियम का पालन करता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम अथवा द्रव्य अविनाशिता के नियम का पालन करता है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को। अब इसके बाद देखिए, इसका जो दूसरा परिभाषा है, यानी दूसरे शब्दों में देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके दूसरे परिभाषा के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो दूसरा परिभाषा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकर्मकों या अभिकारकों, जिसे क्या कहते हैं, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया में उपस्थित उत्पादों, जिसे प्रोडक्ट्स कहते हैं, यानी उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। फिर से आप सुनिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकर्मकों या अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया में उपस्थित उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ए और बी, ए प्लस बी, ये आपस में रिएक्शन किए, यानी अभिक्रिया किए, और अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाया, जैसे सी और डी। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर जो ए और बी हैं ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स हैं, अभिकारक हैं, और ये कन्वर्ट हो गया सी और डी, तो ये हमारे क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। बात समझ में आ रही है। तो इसमें इनका जो अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान होता है वह उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक। बात समझ में आ गई होगी। यानी ए और बी दोनों का जितना भार होगा उतना ही सी और डी का भार होगा। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट में एक फार्मूला निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया नोट पॉइंट में कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। क्लियर, आप समझ गए होंगे कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है। जब कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम में लिया गया है, इसको गर्म करने पर या जलाने पर, ठीक, गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड चूना यानी 56 ग्राम और ये कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम में ये प्रोडक्ट बनाता है। दो प्रोडक्ट बनाता है, कौन कौन, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये कितना दिया है, 100 ग्राम, ये आपका कितना है, 100 ग्राम। अब इधर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये CO2 और CO, ये क्या है, हमारे उत्पाद हैं। ये क्या है, हमारे उत्पाद, जिसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो इनका कितना टोटल ग्राम आ जाएगा, भार कितना आ जाएगा, 56 और 44, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 100 ग्राम के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये अभिकारक है, ये क्या हमारा अभिकारक है, और ये क्या हमारा उत्पाद है। इन दोनों का जो भार है वो आपस में क्या है, बराबर है। इधर 100 ग्राम, इधर 56 और 44 जब जोड़ेंगे तो ये भी क्या आ जाएंगे, 100 ग्राम आ जाएंगे। क्लियर, तो आप समझ गए होंगे कि इसकी दूसरी परिभाषा क्या कह रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक। चलिए अब इसके बाद द्रव्यमान संरक्षण के नियम का जो प्रयोगात्मक सत्यापन किया गया उसको हम देखते हैं, ठीक। और आप यहाँ ध्यान दीजिए कि हमारे YouTube चैनल का जो नाम है वो थोड़ा चेंज कर दिया गया है, उसका नाम है SK95 कोचिंग क्लासेज।
तो ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे ज़रूर लाइक शेयर और एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, इसके द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रयोगात्मक सत्यापन। देखिए, एक लैंडाल्ट नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक यक्ष प्रकार की नली ली। उन्होंने क्या लिया? एक यक्ष प्रकार की नली ली जिसमें दो नलियां थी, एक ये पहली नली है और ये दूसरी नली है। पहले नली में सोडियम क्लोराइड का विलयन रखा और दूसरे नली में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन रखा। ठीक, मतलब ऐसे विलयन जो आपस में क्रिया करें। तो दो नली लिए गए, इस प्रकार की एक नली बनाई गई जिसमें एक नली में सोडियम क्लोराइड का विलयन रखा गया, उसी प्रकार से दूसरे वाले नली में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन रखा गया। अब इनको अलग अलग माप लिया गया। अब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का भार को क्या कर लिया गया? माप लिया गया और सपोज किया गया कि मान लीजिए कि इन दोनों का भार W1 प्राप्त हुआ। ठीक, इन दोनों का भार क्या प्राप्त हुआ? W1 प्राप्त हुआ। और जब इसको उल्टा करके इस नली को क्या किया गया? उल्टा करके आपस में मिक्स कर लिया गया, यानी इन दोनों विलयनों को मिश्रित कर लिया गया, यानी मिला लिया गया, आपस में मिक्स कर लिया गया। और मिक्स करने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसका मान लिया गया कि भार W आया। तो देखा गया कि W1 और W2 मतलब इन दोनों का भार आपस में क्या हुए? बराबर प्राप्त हुए। जैसे यहाँ पर देखिए, ये अभिक्रिया इस प्रकार से हुई है। इसके बीच में यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जब आपस में अभिक्रिया किए तो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हुआ और इसके बाद सोडियम नाइट्रेट प्राप्त हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ ये उत्पाद है, जैसे कौन कौन है? AgNO3 प्लस NaCl और ये प्रोडक्ट बनाया AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप और इसके बाद सोडियम नाइट्रेट। ठीक, तो इधर देख रहे हैं इसमें इस अभिक्रिया में ये जो है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड इन दोनों का भार मान लीजिए क्या आ गया? W1। इसके बाद इधर है प्रोडक्ट में यानी सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट इन दोनों का भार मान लीजिए क्या आ गया? W2, यानी कि इन दोनों का भार आपस में क्या हुआ? बराबर हुआ। अर्थात यहाँ से कह सकते हैं कि अभिकारक, यहाँ ये रिएक्टेंट है यानी अभिकारक एंड प्रोडक्ट यानी उत्पाद, इन दोनों का भार क्या है? यानी इन दोनों का द्रव्यमान आपस में बराबर होता है। यह है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे कहते हैं द्रव्य अविनाशिता का नियम। तो आई होप यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, शेयर भी करिए और पसंद भी करिए, यानी लाइक भी करिए। यहाँ पे देखिए ये एक चीज़ लिखा गया, रिटेन बाय सिंधुवात कुमार। इस वीडियो लेक्चर का PDF प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।